जिया अपनी माँ के फोन कॉल से परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो एक बार और पर्स से फोन निकालती है और उसे स्विच ऑफ करके रख देती है। अधीर जिया की हर एक हरकत को देख रहा था और सोच रहा था कि जिया की माँ आखिर उसे बार-बार क्यों फोन कर रही है। हालांकि जब पहली बार जिया ने अपनी माँ का फोन उठाया था, तब वो बड़े प्यार से बात कर रही थी, लेकिन उसकी माँ ने कुछ ऐसी बात कह दी थी जिससे वो परेशान होकर गुस्से में आ गई थी। एक तरफ जिया गुस्से में थी और दूसरी तरफ वो अगस्त के एकदम बगल में बैठी हुई थी। हालांकि इस फोन कॉल से पहले जिया के मन में अगस्त के बगल में बैठने के लिए एक ही हिचक थी, जो अब गुस्से में बदल गई थी। जिया इतनी तेजी से खाना खा रही थी जैसे अपना सारा गुस्सा उस खाने पर ही निकाल रही हो। उसको इस तरह से खाना खाते देख एक बार और अगस्त का ध्यान उसकी तरफ गया। हालांकि पहले से ही अगस्त के दिमाग में जिया को लेकर कई सवाल थे, लेकिन इस तरह अचानक परेशान होने की वजह वो समझ नहीं पाया, क्योंकि उसने जिया को अपनी माँ से बात करते हुए नहीं देखा था। अधीर के वहाँ मौजूद होने पर अगस्त ने इस बात को ज्यादा तवज्जो देना जरूरी नहीं समझा। तीनों लोग ऐसे चुपचाप खाना खा रहे थे जैसे वो एक दूसरे को जानते ही ना हो। पंजाबी ढाबे के सभी रूम्स में हलचल थी। कुछ लोग गाना गा रहे थे तो कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे या फिर कुछ लोग उन गानों में डांस कर रहे थे। पंजाबी ढाबे में अपने अपने रूम में बैठकर सबको अपनी मर्जी से सेलिब्रेट करने की आजादी थी, लेकिन ये पहला रूम था जहाँ लोग सिर्फ खाना खा रहे थे और उन लोगों के बीच में कोई बातचीत नहीं थी। थोड़ी देर बाद इस चुप्पी को तोड़ने के लिए अधीर जिया और अगस्त की तरफ देखकर कहता है, लगता है खाना बहुत स्वादिष्ट है, इसलिए आप लोग थाली से नजर नहीं हटा पा रहे हैं। अधीर की इस बात पर जिया बेमन मुस्कुराती है और अगस्त कोई जवाब नहीं देता। इसलिए अधीर फिर से दोनों की तरफ देखते हुए अपने खाने पर ध्यान देता है। कुछ देर बाद खाना खत्म होते ही अगस्त कहता है, अधीर मुझे एक मीटिंग में जाना है, मैं निकल रहा हूँ। अगस्त ने अपनी कुर्सी से उठते उठते जिया की तरफ देखा। अधीर अगस्त को जिया की तरफ देखते हुए नोटिस कर रहा था। फिर उसने चुपके से अपनी जेब से फोन निकालकर दोनों की फोटो खींच ली। उस वक्त अगस्त का जिया की तरफ देखना ऐसा लग रहा था जैसे अगस्त जिया से उसका हालचाल पूछना चाहता हो। अधीर अब तक इसी बात का इंतजार कर रहा था कि वो किसी तरह ये पता लगा पाए कि अगस्त जिया को पसंद करता है या नहीं। हालांकि उसका एक नजर जिया को देखना किसी बात का सबूत नहीं दे सकता था, लेकिन फिर भी अधीर के लिए इतना ही काफी था। अगस्त वहां से निकलता है और अधीर वो फोटो फैमिली ग्रुप में भेज देता है। फोटो क्लियर नहीं था क्योंकि उसने छुपकर फोटो लिया था, लेकिन जिया की शक्ल साफ पहचान में आ रही थी। अगस्त के निकलते ही अधीर जिया से पूछता है, जिया क्या तुम कुछ और लोगी? जिया ना में सर हिलाते हुए कहती है, नहीं मेरा हो चुका है, मुझे लगता है अब हमें भी चलना चाहिए। मैंने आने से पहले अपनी रूममेट को इस डिनर प्लान के बारे में नहीं बताया था, इसलिए वो भी मेरा इंतजार कर रही होगी। अधीर वेटर को बिल देने के लिए बुलाता है और वेटर बिल लेकर आ जाता है। कुछ ही देर में जिया अधीर के साथ पंजाबी ढाबा से बाहर आती है और गाड़ी में बैठ जाती है। जिया गाड़ी में चुपचाप बैठी हुई थी, इसलिए अधीर ने उससे ज्यादा सवाल जवाब करना सही नहीं समझा और अपनी आंखें बंद कर सीट पर सर टिका दिया। जिया अधीर की आंखें बंद देखकर अपने पर्स से फोन निकालती है और फोन स्विच ऑन करते ही अपनी माँ को फोन लगाती है। दूसरी तरफ मोहिनी बहुत गुस्से में थी और साथ ही उसे रोना भी आ रहा था कि बार-बार उसके साथ ऐसा क्यों होता है। तभी मोहिनी की नजर फोन पर पड़ती है और वो जिया का नंबर देखकर तुरंत फोन उठाती है। जिया बार-बार अधीर की तरफ देख रही थी। वो नहीं चाहती थी कि अधीर को उसकी माँ और उसके बीच में चल रही बातचीत का पता चले, लेकिन मोहिनी फोन उठाते ही जिया पर बरस पड़ी। जिया खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी और दूसरी तरफ मोहिनी कहती है, जिया तूने एक बार घर से बाहर कदम क्या रख लिया, तू तो मुझे भूल ही गई है। जब हम पटियाला से दिल्ली आए थे तब तुम्हारे पापा ने मुझे बहुत सपने दिखाए थे। मुझसे कहा था कि तू घर का काम नहीं करेगी, अब तू शहर में रहेगी, मैं तेरा ध्यान रखूंगा, हर वीकेंड हम घूमने जाएंगे। लेकिन जब यहाँ आए तो उन्होंने 2 साल बाद मुझे ऐसा छोड़ा कि एक बार
मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, या फिर मैंने किसी का भी क्या बिगाड़ा है? और वो औरत जिसकी वजह से मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया, उसकी बेटी उससे भी तेज निकली। उसने मेरी बेटी के प्यार को उसकी दोस्त बनकर उससे छीन लिया। जिया बेटा, मुझसे वादा कर कि तू उस लड़के से लाख गुना अच्छा लड़का अपने लिए ढूंढेगी। जिया अपनी माँ को समझाते हुए कहती है, माँ आप कुछ भी बोल रही हो, ऐसा नहीं होता है। ये कोई फिल्म नहीं चल रही है जहाँ मैं बॉयफ्रेंड 2.0 लेकर आ जाऊं। ये सुनकर मोहिनी को गुस्सा आता है और वो जिया से कहती है, मुझे पता था तू एक दिन ना तू भी मुझे धोखा देकर निकल जाएगी, अपने बाप की तरह मुझे अकेला छोड़ देगी। ये सुनते ही मोहिनी जोर जोर से रोने लगी। तभी जिया परेशान होकर मोहिनी से कहती है, माँ इस तरह से रो रो कर अपनी तबीयत खराब मत करो। पापा ने सिर्फ आपको नहीं छोड़ा था, मुझे भी छोड़ा था। अगर आप इतना ओवरथिंक करोगे तो आपकी भी तबीयत खराब हो जाएगी। आप बताओ मुझे कहाँ जाना है? आप जितनी ब्लाइंड डेट करने के लिए कहोगी मैं उतनी ब्लाइंड डेट कर लूंगी, बस आप रोना बंद करो। मोहिनी जिया की बात का जवाब देते हुए कहती है, बेटा तुझे शुक्रवार को शाम 7 बजे एक लड़के से मिलना होगा। उसकी डिटेल मैं तुझे व्हाट्सएप कर दूंगी। मेरी उससे बात हो चुकी है। मोहिनी की बात खत्म होते ही जिया कहती है, ठीक है माँ, आप जहाँ जाने के लिए बोलोगे मैं चली जाऊंगी, बस आप अपना ध्यान रखो। इतना कहते ही जिया ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और एक लंबी सांस ली। इस बीच जिया भूल गई थी कि अधीर उसे काफी देर से देख रहा था। हालांकि इस वक्त वो जिया से कुछ नहीं कहना चाहता था, लेकिन फिर भी उसने चुप्पी साधना ठीक नहीं समझा। और फिर वो जिया से कहता है, तुम्हें ब्लाइंड डेट पर जाने की क्या जरूरत है? तुम यंग हो, तुमसे कोई भी प्यार कर सकता है या शादी कर सकता है। जिया अधीर की बात का जवाब नहीं देना चाहती थी, लेकिन अधीर ने उसकी सारी बातें सुन ली थी। इसलिए वो अधीर से कहती है, मेरी माँ ने मुझे अकेले पाला है। पापा ने हमें उस वक्त छोड़ा था जब मैं बहुत छोटी थी। तब माँ ने घर भी संभाला और काम भी किया, और अब तक भी कर रही है। अगर वो चाहती है कि मेरी शादी किसी अच्छे लड़के से हो तो इसमें क्या बुराई है? अधीर झटके से पूछता है, कोई बुराई नहीं है, पर तुम क्या चाहती हो ये मैटर करता है। जिया अधीर की बात का जवाब देते हुए कहती है, मैं शादी नहीं करना चाहती। मैं जानती हूँ सारे मर्द ना एक जैसे ही होते हैं। भले मेरी माँ को अब तक लगता है कि इस दुनिया में कोई ऐसा बच्चा है जो उनकी बेटी से प्यार करेगा और उसे अच्छे से रखेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हर इंसान को अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ता है, और जब सब कुछ खुद ही करना है तो फिर शादी करके किसी और के घर में काम करने की क्या जरूरत है? मेरा सपना है कि मैं टूरिस्ट गाइड बनूं, पढ़ाई करूं, बाहर से आ रहे लोगों को अपनी कंट्री के बारे में बताऊं। अधीर जिया की बात सुनते ही पूछता है, क्या तुमने कभी अपनी माँ से इस बारे में बात की? जिया जवाब देती है, नहीं, और मैं करना भी नहीं चाहती। अगर मैंने उनसे ऐसा कहा ना तो वो मेरा सपना पूरा करने के लिए पीछे लग जाएंगी। अब तक उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मेरी बारी है। जिया की बात खत्म हुई ही थी कि गाड़ी रेजिडेंशियल एरिया में पहुंच गई। तभी बहादुर जिया से कहता है, मैडम आपका रेजिडेंशियल एरिया आ गया है। जिया कार से उतरते हुए अधीर और बहादुर दोनों को धन्यवाद कहकर गेट के अंदर चली जाती है। गेट के अंदर जाते ही जिया ने एक बार और गाड़ी की तरफ मुड़कर देखा। तब तक गाड़ी वहां से जा चुकी थी। तभी जिया पर्स से फोन निकालकर एक नंबर डायल करती है। रात के 10:30 बजे थे। पहली बार घंटी जाने पर किसी ने फोन नहीं उठाया, इसलिए जिया ने एक बार और फोन लगाने की कोशिश की। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से एक औरत की आवाज आई और वो कहती है, हेलो जिया, मैं किचन में थी इसलिए फोन नहीं उठा पाई। जिया जवाब देते हुए कहती है, मौसी माँ ठीक तो है ना? क्योंकि आज वो दिन भर मुझे फोन करती रही, वो ऐसी हरकतें कभी नहीं करती है, जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। जिया ने नोएडा शिफ्ट होने से पहले मौसी को फोन कर दिया था। वो नहीं चाहती थी कि मोहिनी अकेले रहे और बार बार उसके पापा के बारे में सोचती रहे, इसलिए जिया की मौसी और मोहिनी एक साथ रहने लगी थी। तभी मौसी जवाब देते हुए कहती है, कल तो तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक थी, लेकिन आज सुबह जब हम पार्क में गए थे ना, तब वो औरत भी वहाँ आई थी, और तुम्हें तो पता ही है, उसे देखकर तुम्हारी माँ अपना आपा खो बैठती है। माना कि मैंने कल से उसे कई बार समझाया कि इतनी सोचने की कोई जरूरत नहीं है। इस बात को तो अब कई साल हो चुके हैं, लेकिन उसके मन से ये कभी नहीं जाएगा कि इस औरत की वजह से तुम्हारे बाप ने तुम दोनों को छोड़ दिया। और जब से उसे इस बात का पता चला है ना कि उसकी बेटी ने तुम्हारे साथ क्या किया,
को बीच में काटते हुए कहती है, मैं उस आदमी के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती, इसलिए आप उनका नाम मत लो। प्लीज मेरी माँ का ध्यान रखना। मुझे पता है वो कुछ ज्यादा ही ओवर थिंकिंग करती है, और उन्हें कहना कि मैं उनके बताए हुए लड़के से मिलने जा रही हूँ, इसलिए इतना सोचने की जरूरत नहीं है। जिया की बात खत्म होते ही मौसी ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। मौसी से बात करते करते जिया दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। उसने अपने पास से चाबी निकाली और दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। उसकी आंखों में आंसू थे। जिया को अचानक अंदर आता देख आभा कहती है, फोन तो करना चाहिए था, मैं तुम्हारे लिए पानी गर्म कर देती। जिया दरवाजा बंद करके जैसे ही पलटती है, आभा को उसकी आंखों में आंसू नजर आते हैं और वो जिया का हाथ पकड़कर बिस्तर पर बिठाते हुए पूछती है, क्या हुआ जिया? ऑफिस में किसी ने कुछ कहा क्या? जिया रोते हुए आभा की बात का जवाब देती है, नहीं आभा, ऑफिस में किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। भगवान मेरे जैसा बाप किसी को ना दे। इतना कहते ही जिया जोर जोर से रोने लगी। हालांकि आभा उससे उन आंसू की वजह पूछना चाहती थी, लेकिन जब उसने अपने पापा का नाम लिया तो वो चुप हो गई। वैसे आभा ने पहली बार जिया के मुंह से अपने पापा के बारे में कुछ सुना था, इसलिए वो उस पर जोर नहीं डालना चाहती थी। तभी आभा जिया से कहती है, तुम थक चुकी हो इसलिए ज्यादा परेशान हो रही हो, मैं तुम्हारे लिए पानी गर्म कर देती हूँ, तुम्हें अच्छा महसूस होगा, एक बार नहा लो। जिया हाँ में सर हिलाते हुए अपने बैग से कपड़े निकालने लगती है। तभी आभा बाथरूम में जाकर जिया के लिए पानी गर्म करने रख देती है। तभी आभा जिया से पूछती है, जिया तुझे ऑफिस से आने में काफी देर हो गई आज, ऑफिस में ऐसा क्या हुआ था? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए जिया धड़क धड़क जाए, सिर्फ अगस्त घर जाकर अपने कमरे में बैठा जिया के बारे में सोच रहा था कि क्यों बार बार वो लड़की उसे अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। हालांकि अगस्त बहुत सारी लड़कियों के साथ मिल चुका था, लेकिन उसे जिया की मौजूदगी एक अलग एहसास दिलाती थी। ना चाहते हुए भी वो उससे बात करना चाहता था, उसका हाल जानना चाह रहा था। उसे फिक्र हो रही थी कि आखिर जिया किस बात से परेशान है। कहीं इसका कारण अगस्त का उसके प्रति ऑफिस में किया गया व्यवहार तो नहीं, या फिर उसका हर दिन बदलने वाला लुक। अगस्त जानता था कि वो कभी अपनी अकड़ में किसी को कुछ भी सुना देती थी, तो कभी चुपचाप दूसरों की बातें सुन लेती थी। जिया जितनी हिम्मत वाली थी, उसके मन में उतना ही डर भी था। ऐसा लग रहा था जैसे अगस्त ने जिया के हर हाव भाव को पढ़ लिया हो और वो उसकी हर परेशानी से वाकिफ हो। इतना ही नहीं, पंजाबी ढाबा में जब जिया परेशान बैठी थी, उसकी परेशानी अगस्त के अंदर बेचैनी पैदा कर रही थी। इस वक्त अगस्त के दिमाग में जिया को लेकर कई सवाल थे, लेकिन उन सवालों का कोई जवाब नहीं था। पहली बार अगस्त को अपनी सोच से डर लग रहा था। वो नहीं चाहता था कि वो किसी के सामने झुके या फिर लोग उसका नाम किसी लड़की के साथ जोड़े, पर ना चाहते हुए भी उसका झुकाव बार बार जिया की तरफ बढ़ता जा रहा था। मोहिनी शांत अपने कमरे में बैठी थी। आज उसने जिया को काफी भला बुरा कह दिया था, जो कि उसे नहीं कहना चाहिए था, पर अब पछताने से कोई फायदा नहीं था। जिया 3 साल की थी जब उसके बाप ने उसे छोड़ दिया था। तब मोहिनी के लिए वही एक जीने का सहारा थी। अचानक इस तरह से उसका दूर चले जाना मोहिनी झेल नहीं पा रही थी। तभी दरवाजे पर खड़ी कामना मोहिनी की इस बेचैनी को समझ सकती थी। हालांकि कामना मोहिनी से बड़ी थी, लेकिन मोहिनी कभी उसकी बात नहीं मानती थी। पर इस वक्त कामना का मोहिनी से बात करना काफी जरूरी था, इसलिए वो दरवाजा खटखटाते हुए अंदर आती है। तभी मोहिनी कामना से कहती है, दरवाजा खटखटाने की क्या जरूरत है दीदी? कामना मोहिनी को समझाते हुए कहती है, तूने आज दिन भर जिया को फोन किया, उसका फोन आया था, वो तेरे लिए परेशान हो रही है। इस तरह बच्चों को कौन तंग करता है? मैं मानती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी मुसीबतें आई हैं, जिनका तुमने अकेले सामना किया है,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुसीबतों की जिम्मेदार तुम अपनी बेटी को ठहराओ। तुम्हें क्या लगता है जिया को तुमसे दूर रहना अच्छा लग रहा है? ये बात तुम और मैं दोनों जानते हैं कि वो घर से पहली बार दूर गई है। उसे भी घर की याद आ रही होगी। ऐसे समय में तुम उसे इस तरह से परेशान करोगी तो वो कैसे हिम्मत जुटाएगी, कैसे अपने पैरों पर खड़ी होगी? हालांकि मोहिनी को अपने किए पर पछतावा था, इसलिए वो कामना से कहती है, मैं समझती हूँ दीदी, लेकिन जब जब भी वो औरत मेरी आंखों के सामने आती है मैं समझ नहीं पाती कि मुझे क्या हो जाता है। हालांकि मैं जानती हूँ इस सब में उस औरत से कहीं ज्यादा मेरे पति की गलती थी। मेरी शादी उससे हुई थी। मुझे इस बात को समझना होगा कि वो अब हमारी जिंदगी से जा चुका है। तभी कामना मोहिनी से कहती है, चलो चलकर खाना खा लो, इस तरह अपनी तबीयत खराब करके तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। दूसरी तरफ जिया नहा धोकर बाथरूम से बाहर आती है। तभी आभा जिया से पूछती है, तुमने बताया नहीं, तुम्हें लेट क्यों हुआ? जिया आभा को समझाते हुए कहती है, आज दिन भर ऑफिस में बहुत कुछ हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से शुरुआत करूं। तुम्हें आज ऑफिस आना चाहिए था। सुबह सुबह कबीर सर ने सारे स्टाफ को धूप में खड़ा किया था ताकि हम मिस्टर रस्तोगी का स्वागत कर सके। जिया के मुंह से मिस्टर रस्तोगी सुनते ही आवाज जोर से चिल्ला उठी, क्या बात कर रही हो? क्या मिस्टर अगस्त रस्तोगी हमारे ऑफिस आए थे? आभा इतनी जोर से चिल्लाई थी कि जिया झटके से नीचे बैठ गई। तभी आभा बिस्तर से उठकर ड्रॉर खोलती है और एक बॉक्स बाहर निकालते हुए जिया से कहती है, तुम सोच भी नहीं सकती हो कि मैं अगस्त की कितनी बड़ी वाली फैन हूँ। ये बॉक्स खोलकर देखो। इतना कहते ही आभा ने वो बॉक्स जिया के सामने रख दिया। जिया वो बॉक्स खोलती है। उसके अंदर से अगस्त की आज तक की छपी हुई सभी फोटोज कटिंग करके रखी हुई थी। फिर आभा एक एक फोटो को उठाकर उसके बारे में जिया को बताने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे आभा भूल गई थी कि वो जिया से उसके परेशान होने और ऑफिस से लेट होने की वजह पूछ रही थी, पर अगस्त का नाम सुनते ही उसने खुद ही बात पलट दी। तभी जिया आभा से कहती है, अब तुम्हें अगस्त रस्तोगी की हर फोटो इतना संभाल कर रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगस्त रस्तोगी हर रोज ऑफिस आएंगे और हमारे ऑफिस के 13th फ्लोर पर उनका कैबिन बन गया है। ये सुनते ही आभा जिया को गले लगा लेती है। अचानक आभा को याद आता है कि वो जिया के बारे में पूछ रही थी और फिर उसने अपनी ही बात शुरू कर दी। इसीलिए आभा कहती है, अरे जिया, मैं तो ये पूछ रही थी कि तुम ऑफिस से लेट क्यों आई और तुमने अचानक अगस्त रस्तोगी की बात शुरू की तो मैं अपनी बात भूल गई। बताओ आज क्या क्या हुआ ऑफिस में? तभी जिया आभा से कहती है, आज का दिन बहुत ही अजीब था। कॉन्फ्रेंस रूम में मिस्टर अगस्त ने मेरा चश्मा निकालकर सबके सामने मुझे ऐसा कहा कि मैं बिना चश्मे के अच्छी लगती हूँ। बस दिन भर ऑफिस में सब लोग यही बात कर रहे थे। तभी आभा जिया से कहती है, क्या बात कर रही हो? मिस्टर अगस्त रस्तोगी ने तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दिया और वो भी सबके सामने? जिया आभा की बात का जवाब देते हुए कहती है, ये कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं था, उन्होंने मुझे शर्मिंदा किया, जिसका खामियाजा मुझे दिन भर भुगतना पड़ा। इतना ही नहीं, चंचला मुझे बार बार यही पूछ रही थी कि मेरा और अगस्त का क्या रिश्ता है। हालांकि मुझे इन सब बातों से गुस्सा आ रहा था और मैंने भी एक गलती कर दी। मैं बिना सोचे समझे उस लिफ्ट के अंदर चली गई जिसमें सिर्फ उन लोगों को जाना अलाउड है जिन्हें अगस्त खुद बुलाता है। आभा जिया की बात को बड़े ध्यान से सुन रही थी। तभी जिया अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहती है, और जब मैं 13th फ्लोर पर गई तो मेरी मुलाकात अगस्त के छोटे भाई अधीर से हुई। अधीर ने मुझे डिनर के लिए इनवाइट किया। हालांकि मैं मना करना चाहती थी, लेकिन उसने कहा कि मैं उसकी बहन जैसी दिखती हूँ और आज ऑफिस में मेरे साथ बहुत कुछ हुआ था। मैं भी अपना माइंड फ्रेश करना चाहती थी, इसीलिए मैंने हाँ कर दी। लेकिन जब हम डिनर के लिए गए तब वहाँ अगस्त भी मौजूद था। इतना ही नहीं, आज पता नहीं माँ को क्या हो गया था, वो बार बार मुझे फोन कर रही थी। वैसे तो मैंने कभी भी माँ से किसी बात के लिए जिद नहीं की, लेकिन जब मैं उन्हें कोई रिक्वेस्ट करती हूँ ना तो वो समझने के लिए तैयार नहीं रहती। तभी आभा जिया से पूछती है, क्या तुमने बताया कि तुम मिस्टर अगस्त के साथ डिनर के लिए गई थी? जिया झटके से जवाब देते हुए कहती है, किसे? माँ को? और वैसे भी मैं अगस्त के साथ डिनर के लिए नहीं गई थी, मुझे अधीर ने इनवाइट किया था और ऐसी बातें मैं अपनी माँ से शेयर नहीं करती हूँ।
आभा कहती है, लेकिन क्यों? तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का चाहती है और मिस्टर अगस्त रस्तोगी से अच्छा लड़का शहर में और कौन है? शहर छोड़ो, देश में कोई नहीं है। परफेक्ट पर्सनालिटी, अरबों का बैंक बैलेंस। तुम टूरिस्ट गाइड तो क्या, जो चाहे वो बन सकती हो। मेरी बात मानो तो तुम्हें ये मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। उसने तुम पर सामने से इंटरेस्ट दिखाया है। तभी जिया आभा से कहती है, आभा ये सब बातें ना सपनों में अच्छी लगती हैं। अगर मैं चाहूँ ना तो भी मिस्टर अगस्त मेरी पहुंच से बाहर है। रही बात माँ की, उन्हें मैंने समझा दिया है और वो जिस लड़के से मुझे मिलाना चाहती है मैं उससे संडे मिलने जाऊंगी। अब तक माँ ने जितने लड़कों के साथ भी मुझे मिलने के लिए कहा था, अगर मैं चाहूँ भी ना तो उनमें से एक भी ऐसा नहीं था जिससे मैं शादी करने के बारे में सोच सकूं। हो सकता है वो माँ को फोन पे अच्छी अच्छी बातें करते होंगे, लेकिन जब वो मेरे सामने आते हैं ना, उनकी सारी असलियत बाहर आ जाती है। जिया की बात खत्म नहीं हुई थी, तब तक आभा को भी नींद आ गई। जिया ने बोलते बोलते आभा की तरफ देखा, वो खर्राटे मार रही थी। तभी जिया के फोन पर एक मैसेज आता है। ये मैसेज रोशनी का था, पर रोशनी ने नंबर बदलकर मैसेज किया था क्योंकि जिया ने उसका पुराना नंबर ब्लॉक कर दिया था। जिया मैसेज पढ़ते ही हैरान हो गई। रोशनी माँ बनने वाली थी, जिस आदमी के साथ जिया ने भविष्य के सपने देखे थे और जो लड़की जिया के लिए उसका सब कुछ थी। उन दोनों ने इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार भी जिया के बारे में नहीं सोचा। अब वो बार बार फोन और मैसेज करके जिया को परेशान कर रही थी। तभी जिया सोचने लगी कि रोशनी की माँ इस तरह हर रोज पार्क में नहीं जाती। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जानबूझकर उसकी माँ से टकराई हो। हालांकि इस बात का जिया के पास कोई जवाब नहीं था। उसी समय जिया एक और बार मौसी को फोन करके अपनी माँ के बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन अब तक रात के 1 बज चुके थे। इस वक्त जिया को फोन करना ठीक नहीं लगा, इसलिए जिया चुपचाप बिस्तर पर लेट गई। उसके दिमाग में कई सारी चीजें घूम रही थी, लेकिन आज वो रोशनी के बारे में जानकर परेशान नहीं हुई थी, बल्कि वो ये सोच रही थी कि अगस्त कैसा इंसान है। एक तरफ उसकी आंखों में जिया के लिए जितनी परवाह दिखती है, तो दूसरी तरफ उसकी जुबान में उतना ही कड़वापन होता है। चाहे अगस्त जितना भी हैंडसम हो, लेकिन उसकी मौजूदगी जिया को सुकून नहीं देती, बल्कि परेशान कर देती है। अगस्त के लिए जिया के मन में उठ रहे एहसासों में कई रंग थे। वो चुनाव नहीं कर पा रही थी कि आखिरकार वो अगस्त के लिए क्या महसूस कर रही थी। उसकी कुछ बातों पर उसे गुस्सा आ रहा था, तो कुछ बातें उसे खुशी दे रही थी और कुछ बातें उसे सवालों में उलझा रही थी। यही सब सोचते हुए जिया को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। ऐसा लगा कि जैसे पलक झपकते ही सवेरा हो गया और आभा उसे उठाने लगी। आभा ने जिया के उठने से पहले नाश्ता तैयार कर लिया था और टिफिन भी भर दिए थे। तभी आभा जिया के बिस्तर के बगल में खड़ी थी और उसके चेहरे पर चिंता थी। जिया बिस्तर से उठकर आभा की तरफ देखती है और उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर उससे पूछती है, क्या हुआ? इतनी सुबह सुबह तुम परेशान क्यों दिख रही हो? आभा ने झिझकते हुए जिया से पूछा, जिया मैं जानती हूँ कि तुम्हारी पहली जॉब है और अब तक तुम्हारी सैलरी भी नहीं आई है, फिर भी क्या तुम मुझे 3,000 रुपए दे सकती हो? मैं सैलरी आते ही तुम्हें वापस कर दूंगी। जिया अपना फोन उठाते हुए आभा से कहती है, कैसी बातें कर रही हो आभा, हम बचपन के दोस्त हैं। हालांकि मेरे पास कैश नहीं है, मैं तुम्हें यूपीआई से ट्रांसफर कर देती हूँ। इतना कहते ही जिया ने अपना अकाउंट खोला और जिया की बात सुनकर आभा ने एक लंबी सांस ली। 2 मिनट के अंदर ही जिया ने आभा को पैसे ट्रांसफर कर दिए। अकाउंट क्रेडिट देखकर आभा जिया से कहती है, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। जिया को पता था कि कल ही उसकी माँ और उसका भाई रूम पर आए थे। हालांकि आभा ने कभी अपनी परेशानी जिया के सामने नहीं रखी, लेकिन कहीं न कहीं जिया को पता था कि घर वालों की जरूरतों को पूरा करते करते आभा के पास इतना भी नहीं बचता कि वो अपनी जरूरतों को पूरा कर पाए। ये देख जिया को महसूस होता है कि वो इस दुनिया में कितनी खुशकिस्मत है। भले ही उसके बाप ने उसे छोड़ दिया था, लेकिन माँ ने कभी उसे बाप की कमी नहीं होने दी। उसका बचपन परियों की तरह बीता। उस वक्त मोहिनी जिया के लिए उसकी माँ, बाप, दोस्त सब कुछ थी। आज तक मोहिनी ने जिया से कुछ नहीं चाहा। बस कहीं ना कहीं मोहिनी के मन में ये वहम था कि कोई अच्छा लड़का आकर उसकी बेटी की जिंदगी संवार देगा। आगे की कहानी जानने के